सोचिए एक सर्जन का टूल किट जिसमें रखे औजार स्टेनलेस स्टील के नहीं बल्कि नीले कमल की तरह चमकने वाले लोहे से बने हैं। आज हम एक ऐसी ही दुनिया में उतर रहे हैं, हजारों साल पुरानी लेकिन हैरान कर देने वाली आधुनिक। हमारे पास है वाग्भट का अष्टांग हृदयाम और हम इसके शस्त्र विधि अध्याय से ये समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब 1500 साल पहले अगर किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ती तो सर्जन की ट्रे पर क्या नजर आता है। बिल्कुल। ये सिर्फ औजारों की एक लिस्ट नहीं है, ये उस दौर की प्रिसिजन, विज्ञान और कला की पूरी फिलॉसफी है। बिल्कुल। और ये फिलॉसफी शुरू होती है सबसे बुनियादी सवाल से, एक अच्छा सर्जिकल औजार बनता कैसे है? क्या कोई भी लोहार इसे बना सकता था? हाँ, ये जरूरी सवाल है। ग्रंथ इस पर बहुत साफ है। वो कहता है कि ये कोई साधारण लोहे का काम नहीं, ये एक विशेषज्ञ कला है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, एक औजार के जन्म से। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये कुल 26 तरह के मुख्य शस्त्र थे और इन्हें बनाने की जो शर्तें थी वो आज के क्वालिटी कंट्रोल को टक्कर देती हैं। अच्छा, सुनिए ग्रंथ क्या कहता है। षड्विंशति सुकर्मारय घटी तानी यथाविधि शस्त्राणी रोम वाहिनी बाहुल्येना अंगुलानी षट। यहां दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। सुकर्मारय यानी माहिर कारीगर, कोई नौसिखिया नहीं, और यथाविधि मतलब पूरे विधि विधान से। एकदम सही। और उनकी धार कैसी हो? रोम वाहिनी। इसका क्या मतलब है? इतनी तेज कि बाल को भी चीर सके। ये तो बस शुरुआत थी। बाल को चीर देने वाली धार? ये तो आज के सर्जिकल ब्लेड्स का स्टैंडर्ड है। लेकिन क्या सिर्फ धार ही काफी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे की दो पंक्तियां तो एक पूरी चेकलिस्ट जैसी हैं। सुरूपाणी सुधाराणी सुग्रहाणी च कार्यत अक्रालानी सुधमात सुतीक्ष्णा वर्तिते रयसी। मतलब वो देखने में सुंदर सुरूपाणी और पकड़ने में आसान सुग्रहाणी होने चाहिए। पकड़ने में आसान, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, सोचिए उस तनाव के माहौल में अगर औजार हाथ से फिसले तो, इसलिए सुग्रह होना बहुत जरूरी था। फिर कहते हैं अक्रालानी यानी उनका ब्लेड बेडौल या डरावना न हो, एकदम सटीक हो। और वो लोहे के बारे में क्या लिखा है? कि वो अच्छी तरह तपाए गए लोहे सुध मत्सु तीक्ष्णावर्तिते अयसी से बने हों। ये तो इंजीनियरिंग और अर्गोनॉमिक्स का कमाल का संगम है। सुंदरता, पकड़ और मटेरियल साइंस, सब कुछ। लेकिन आपने नीले कमल की चमक की बात की थी, वो कहाँ है? वो आखिरी और सबसे काव्यात्मक निर्देश है। समाहित मुखाग्राणी नीलम भोजत छवि नीचा नामानुगत रूपाणी सदा सन्निहितानी चौथरी। कहते हैं कि उनकी नोक एकदम सही हो, समाहित मुखाग्राणी, और उनकी चमक नीले कमल जैसी नीलम भोजत छविनी हो। वाह! ये शायद टेम्परिंग की प्रक्रिया से आने वाली नीली आभा की बात है, जो बेहतरीन स्टील की निशानी होती है। और वो आखिरी बात, नामानुगत रूपाणी। हाँ, यानी उनका आकार उनके नाम जैसा हो। अगर नाम मंडलाग्र है तो उसका सिरा गोल ही दिखे, इससे ऑपरेशन के दौरान कोई कंफ्यूजन ना हो। कमाल है। तो ये थे औजारों के बनने के नियम। अब देखते हैं कि ये असल में दिखते और काम कैसे करते थे। जैसे आपने मंडलाग्र का नाम लिया, इसका क्या काम था? ये सुनने में किसी नाजुक काम का औजार लगता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मंडलाग्र यानी गोल सिरे वाला, ये प्रिसिजन वर्क के लिए था। मंडलाग्रम फले तेषाम तर्जन्यांतर नखाकृति लेखने छेदने योज्यम पोतकी शुंडिकादिशु। 5। इसका ब्लेड तर्जनी उंगली के नाखून के अंदरूनी हिस्से जैसा गोल होता था। अच्छा। इसका इस्तेमाल लेखन यानी स्क्रैपिंग या खुरचने और छेदन यानी काटने के लिए होता था। जैसे कि खासकर आंखों की पलकों से जुड़ी बीमारियां जैसे पोतकी या टॉन्सिल्स जैसी दिक्कतों में। ये एक तरह का ऑफ्थैल्मिक और ईएनटी इंस्ट्रूमेंट था। अच्छा, तो ये तो हुआ बारीक और नाजुक काम। लेकिन अगर किसी सर्जन को गहरा और साफ चीरा लगाना हो, मतलब सर्जरी का वो काम जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, उसके लिए कोई खास औजार था? हाँ, उसके लिए उनका मुख्य औजार था वृद्धिपत्र। इसका नाम पत्ते जैसा है पर काम बहुत गंभीर था। वृद्धिपत्रम क्षुराकारम छेद भेदन पाटने ऋज्वग्र मुन्नते शोफे गंभीरे च तदन्य था। 6। ये क्षुराकार यानी एक तरह का छुरा या स्कैल्पल था। हाँ। इसका इस्तेमाल 3 कामों के लिए होता था। छेदन मतलब इंसिजन, भेदन मतलब पंक्चरिंग और पाटन मतलब एक्सिजन।
और इसमें भी डिजाइन अलग अलग थे? हाँ, इसमें भी 2 डिजाइन थे। अगर सूजन शोफ उभरी हुई है तो सीधे ब्लेड वाला ऋज्वग्र वृद्धिपत्र, और अगर सूजन गहरी है तो मुड़े हुए ब्लेड वाला। ये तो वैसा ही है जैसे आज एक मैकेनिक के पास अलग अलग बोल्ट के लिए दर्जनों तरह के रिंच होते हैं। एकदम सही तुलना है। हर काम के लिए एक विशेष औजार, मिलीमीटर तक की सटीकता के साथ। यही दिखाता है कि वो हर स्थिति की बारीकियों को समझते थे। अब सोचिए, आपने चीरा लगा दिया, लेकिन आपको घाव या फोड़े की गहराई नापनी है, उसका रास्ता देखना है। तो उसके लिए तो किसी तरह के प्रोब या जांच करने वाले औजार की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। क्या ऐसा कुछ था उनके पास? और उसे एषणी कहते थे, जिसका मतलब ही है खोजने वाली। इसकी भी 2 किस्में थीं और दोनों का काम बहुत अलग था। गतेरन्वेषणे श्लक्षणा गंडूपदमुखेषणी। 8 भेदनार्थे परा सूचिमुखा मूल निविष्ठखा। 9 पहली एषणी केचुए के मुंह गंडूपद मुख जैसी चिकनी और मुलायम सिरे वाली थी। केचुए के मुंह जैसी? हाँ, ताकि वो नुकसान न पहुंचाए। इसका काम था किसी नाड़ीव्रण या साइनस ट्रैक्ट के रास्ते को धीरे धीरे खोजना। ये एक डायग्नोस्टिक प्रोब था। और दूसरी वाली? दूसरी एषणी सुई की तरह नोकदार सूचीमुखा था। इसका काम था उस रास्ते को भेदना और उसमें क्षार सूत्र पिरोना, जो एक तरह की मेडिकेटेड थ्रेड होती थी। मतलब एक खोज के लिए और दूसरी इलाज के लिए। एग्जैक्टली। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये धातु के औजार बनाना और इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी कला थी। पर एक सवाल मन में आता है, क्या हो अगर आप ऐसी जगह हो जहां ये माहिर कारीगर और उनका बनाया स्टील ना मिले? क्या कोई प्लान बी था? क्या सर्जरी रुक जाती थी? यही तो आयुर्वेद की खूबसूरती है। उनके पास हमेशा प्रकृति से जुड़ा एक प्लान बी होता था। जब धातु के शस्त्र उपलब्ध न हो तब वो अनुशस्त्र का इस्तेमाल करते थे। जलो कहा क्षार दहना काचोपलन खादयः अलोहान्य अनुशस्त्राणी। अलोहानी मतलब जो लोहे के नहीं है। जी, इस लिस्ट में क्या क्या है? जोंक, जलौकह, क्षार, अग्नि, कांच का टुकड़ा, कांच, नुकीला पत्थर, उपल, और नाखून भी। और यहाँ तक कि खुद के नाखून, नख भी। ये उस समय के स्विस आर्मी नाइफ की तरह थे, जो जरूरत पड़ने पर काम आ सकें। 1 मिनट, जोंक, नाखून, बाकी सब तो फिर भी समझ आता है, लेकिन जोंक से सर्जरी, ईमानदारी से कहूं तो ये किसी आधुनिक विज्ञान से ज्यादा मध्ययुगीन लोक कथा जैसा लगता है। क्या ये कोई मुख्यधारा की चिकित्सा थी? ये न सिर्फ मुख्य धारा की चिकित्सा थी, बल्कि इसे रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग की सबसे कोमल और प्रभावी विधियों में से एक माना जाता था। और इस पर इतना गहरा विज्ञान है कि आप हैरान रह जाएंगी। ग्रंथ में जोंक चुनने की प्रक्रिया किसी हीरे को चुनने जैसी है। अच्छा, मतलब कोई भी जोंक उठाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। जरा सी गलती से फायदे की जगह जहर मिल सकता था। ग्रंथ 2 तरह की जोंकों का जिक्र करता है, विषैली सविषा और विषहीन निर्विषा। पहले ये बताया गया है कि कौन सी जोंक इस्तेमाल नहीं करनी है। दुष्टाम्बु मत्स्य भेका हिष शवकोत्थमलोद्भवा। इसका क्या अर्थ हुआ? ये श्लोक कहता है कि जो जोंक गंदे पानी, सड़ी गली मछलियों, मेंढकों और लाशों के पास पैदा होती हैं, वो विषैली होती हैं। उनकी पहचान है कि वो मोटी, रोएदार या अजीब अजीब रंगों वाली होती हैं। तो उनका इस्तेमाल मना था? सख्त मना था। तो फिर अच्छी यानी मेडिकल ग्रेड जोंक की क्या पहचान थी? उनकी पहचान उनकी शुद्धता से थी। शुद्धाम्बुजा पुनः शैवल शावा वृत्ता नीलोर्धराजयः। अच्छी जोंक साफ पानी शुद्धाम्बुजा में पैदा होती हैं। वे काई जैसे हरे भूरे रंग की, शैवल श्यावा, गोल और चिकनी होती हैं। अच्छा। उनका शरीर पतला होता है। यही इस्तेमाल के लिए सबसे उत्तम मानी जाती थी। ठीक है, मान लिया कि उन्होंने सही जोंक चुन ली, पर सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, जोंक को कैसे पता चलता है कि उसे सिर्फ गंदा खून चूसना है, शरीर का अच्छा खून नहीं? ये तो संभव लगता है। इसका जवाब तर्क से नहीं, बल्कि प्रकृति के एक बहुत ही सुंदर अवलोकन से दिया गया है। ग्रंथ एक उपमा देता है जो आज भी प्रासंगिक है। संपृक्ता दुष्ट शोणास्रा जलोका दुष्ट शोणितम आदत्ते प्रथमम हंसः क्षीरम क्षीरोदकादीव। 42। जैसे हंस दूध और पानी में से सिर्फ दूध पी लेता है, ठीक उसी तरह जोंक शरीर में मिले हुए शुद्ध और अशुद्ध खून में से पहले अशुद्ध खून दुष्ट शोणितम को ही चूसती है। और ऐसा होता कैसे है? उसकी लार में कुछ ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो उसे ऐसा करने में मदद करते हैं। ये उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है। ये तो अविश्वसनीय है, प्रकृति का इतना गहरा ज्ञान। अच्छा, प्रक्रिया पूरी होने के बाद उस जोंक का क्या होता था? उसे फेंक देते थे? नहीं, उसे फेंका नहीं जाता था। वो एक कीमती उपकरण थी। उसकी देखभाल भी होती थी। देखभाल? उसे
उल्टी वॉमिट करवाई जाती थी ताकि वो चूसा हुआ खून बाहर निकाल दे। फिर उसे साफ पानी में रखा जाता था और 1 हफ्ते तक दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। मतलब उससे भी आराम की जरूरत थी। जी बिल्कुल। एक बायोसर्जिकल उपकरण का सम्मान और उसकी देखभाल, कमाल है। तो हमारे पास अब बेहतरीन धातु के औजार हैं और जरूरत पड़ने पर जोंक जैसे अनुशस्त्र भी। लेकिन एक औजार उतना ही अच्छा होता है जितना उसे चलाने वाला हाथ। क्या औजार पकड़ने के तरीकों पर भी कुछ कहा गया है? हाँ, और बहुत विस्तार से। ये सिर्फ अनुभव पर नहीं छोड़ा गया था, इसके भी नियम थे। छेद भेदना लेख्यार्थम शस्त्रम वृंत फलांतरे ट्रिटिश, विश्रावणानि वृंताग्रे 32, मूलेश्वाहरणार्थानि। 33 ये तो काफी टेक्निकल लग रहा है, पर इसका मतलब सीधा है। काटने, भेदने या खुरचने के लिए औजार को हैंडल और ब्लेड के बीच से पकड़ना चाहिए ताकि पूरा नियंत्रण रहे। अच्छा, खून निकालने वाले उपकरणों को हैंडल के आखिर से पकड़ते थे, शायद ज्यादा दबाव के लिए, और कुछ छोटे औजारों को हथेली में छुपाकर पकड़ा जाता था। तो हर पकड़ के पीछे एक मकसद था। एकदम। और इन कीमती कलात्मक औजारों को रखने के लिए भी कोई खास व्यवस्था होगी, ऐसा तो नहीं कि बस एक कपड़े में लपेट कर रख दिया। बिल्कुल नहीं। उसके लिए एक खास किट होती थी जिसे शस्त्र कोश कहा गया है। उसका डिजाइन भी बहुत सोचा समझा था। स्यान्वांगुल विस्तारः सुघनो द्वादशांगुलः क्षौम पत्रोड़ कौशिकाय दुकूलम मृदुचर्मुजः। मतलब ये एक खास बक्सा होता था। हाँ, ये 9 अंगुल चौड़ा और 12 अंगुल लंबा एक मजबूत बक्सा होता था। ये रेशम, ऊन या मुलायम चमड़े मृदु चर्मजह से बनता था। और उसके अंदर? इसके अंदर हर औजार के लिए अलग अलग खांचे या लूप बने होते थे और बीच में ऊन भरी होती थी ताकि औजार आपस में टकराकर खराब ना हो और उनकी धार सुरक्षित रहे। ये उनके औजारों के प्रति सम्मान को दिखाता है। जी। ये पूरी तस्वीर अब साफ हो रही है। बेहतरीन कारीगरों से बने औजार, प्राकृतिक विकल्प, उन्हें पकड़ने का सही तरीका और उन्हें सहेजने के लिए एक सुंदर किट। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, एक सर्जन के सामने मरीज है। वो ये फैसला कैसे लेता था कि कब चीरा लगाना है, कब जोंक का इस्तेमाल करना है और कब नस से खून निकालना है? मतलब डायग्नोस्टिक प्रोसेस क्या था? इसका आधार था कि दूषित रक्त शरीर में कहाँ और किस अवस्था में है। निदान बहुत स्पष्ट था और चरण दर चरण बताया गया है। प्रच्छानेन एकदेशस्थम ग्रथितम जलजन्म भी है हरे श्रृंगादिभिषुप्तम असृज्ञापी शिराव्यधे 53। ये तो एक पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जैसा लग रहा है। ये सीधे शब्दों में, अगर दूषित रक्त एक ही जगह एकदेशस्थम त्वचा के पास जमा है तो प्रच्छान यानी हल्के हल्के चीरे लगाकर उसे निकाल दो। ठीक है। अगर वो गांठ जैसा ग्रथितम बन गया है तो उसे निकालने के लिए जोंक जलजन्म भी है सबसे अच्छी है। और अगर सुन्नपन हो? अगर दूषित रक्त त्वचा में फैल गया है और वहां सुन्नपन सुप्तम है तो सींगी या तुम्बी का इस्तेमाल करो। और सबसे गंभीर हालत में, अगर समस्या गंभीर है और दूषित रक्त पूरे शरीर में फैल व्यापी गया है तो शिराव्याध यानी नस से रक्त निकालना ही एकमात्र और सबसे प्रभावी उपाय है। तो ये थी प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा की दुनिया। ये सिर्फ औजारों की सूची नहीं है, जैसा हमने शुरू में कहा था। ये एक गहरी वैज्ञानिक सोच, सटीकता और प्रकृति के साथ एक अद्भुत तालमेल का सबूत है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो सिर्फ क्या करना है ये नहीं जानते थे, बल्कि क्यों और कैसे करना है इस पर भी गहराई से विचार करते थे। औजार की धातु से लेकर उसे पकड़ने के तरीके और मरीज की हालत तक हर चीज मायने रखती थी। जी। आज की हमारी इस बातचीत से एक आखिरी विचार जो दिमाग में गूंज रहा है वो भी इसी ग्रंथ से आता है। ये शायद आज के सर्जन्स और वैज्ञानिकों के लिए भी एक संदेश है। ग्रंथ के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। अपराण्यापि यंत्रादीन वुपयोगम च योगिकम विकल्पयेत। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक बुद्धिमान चिकित्सक को सिर्फ बताए गए 26 उपकरणों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अच्छा। उसे अपनी बुद्धि, अनुभव और जरूरत के हिसाब से नए उपकरणों और तकनीकों की कल्पना, विकल्पियत और विकास भी करना चाहिए। मतलब इनोवेशन की बात हो रही है। बिल्कुल। शायद यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है। ज्ञान और परंपरा का सम्मान करो, लेकिन अपनी सोचने और नया बनाने की क्षमता को कभी मरने मत दो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में इस प्राचीन सिद्धांत से प्रेरणा लेकर हम कौन से नए अनुशस्त्र बना सकते हैं। हाँ, प्रकृति में और कौन से राज छिपे हैं जो हमारी चिकित्सा को बेहतर बना सकते हैं। ये एक सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।